हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो, कटआउट देख रहे हो, मेंबरशिप ऑफ बैंड आउटफिट इज क्राइम अंडर UAPA से सुप्रीम कोर्ट, ये आपका द हिंदू में आर्टिकल प्रिंट आउट है। तो हम इसी को इस न्यूज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्या जजमेंट आया है और एक्चुअली में UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये कब आया, क्यों आया, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, ये सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये एक सीरीज है जहां पे जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हम उसके एक सेपरेट वीडियोस बनाते हैं ताकि उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो चाहे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो चाहे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो वो आपको क्लियर हो जाए। तो इसी बेसिस पे ये सीरीज है और जो भी आपको डाउट हुआ करे इस सीरीज में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार बोला हूं, जो मेरी पॉलिटी की सीरीज चली थी उसमें मैंने बोला था कि आप कमेंट्स जरूर किया करिए। इसमें भी जो भी आपको अगर डाउट रहे या जैसा भी रहता है आप कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है मुझे पता चलता है कि ये जो सीरीज या जो भी मैं वीडियोस ला रहा हूं वो आपको कितना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है इन सारी चीजों का कि आपकी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या जजमेंट आया है और एक्चुअली में UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या है उसको समझेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि अगर आपको 2024 के लिए प्रिपरेशन करनी है, चाहे UPSC चाहे स्टेट PCS या दोनों का कॉम्बो, आप स्टडी IQ पे एनरोल कर सकते हो। स्टडी IQ में आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कैसा है, आपको पता है कि एक रिनाउंड नाम है, आप एनरोल कर सकते हो। पर गलती से आप ये प्राइस मत पे कर देना, आपको मेरा कोड लगाना है, दैट इज RS लाइव। जैसे आप मेरा कोड इंप्लीमेंट करोगे आपको ये जो कॉम्बो कोर्स है आपको मिल जाएगा 21,999,000 का। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जजमेंट आया है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अ पर्सन हु इज और कंटिन्यूज टू बी इवन अ मेयर मेंबर ऑफ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इज लायबल टू बी फाउंड क्रिमिनली लायबल अंडर UAPA फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जजमेंट ये आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड है, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बैन किया गया है, ठीक है, जिसे बैन किया गया है अंडर UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बैन किया गया है तो इस बैन के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में बैन होने के बाद कोई भी मेंबर उसका, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसका मेंबर है या सिर्फ ऐसे ही जुड़ गया है, क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई मैसेज आता है, कुछ भी आता है, आप क्लिक कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता आप मेंबर हो जाते हो। आपने इंटेंशनली वो चीज भी नहीं करी पर आप मेयर एक मेंबर हो जाते हो, आपको पता भी नहीं हो रहा, भूल भी जाते हो, हाँ यार पता नहीं, याद भी नहीं। पर अब जजमेंट ये आया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ठीक है, मेंबर है, चाहे वो उसमें एक्टिव प्रेजेंट है चाहे नहीं प्रेजेंट है, अगर वो मेंबर है, अगर कुछ भी जुड़ाव है उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस मेंबर को भी आपका क्रिमिनल समझा जाएगा, क्रिमिनली लायबल समझा जाएगा। किस एक्ट के तहत? UAPA के तहत, क्योंकि ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है ये आपका सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है भारत का, उसके अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये आया है कि UAPA में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड है उसमें कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर वो मेंबर है, ठीक है, वो चाहे उसमें एक्टिव है चाहे वो उसका उसमें कोई रोल है नहीं है, अगर वो सिर्फ मेंबर है, सिर्फ उसका नाम एज अ मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उस पर्टिकुलर मेंबर को भी लायबल समझा जाएगा, क्रिमिनली लायबल समझा जाएगा। किस एक्ट के तहत? UAPA के तहत। और ये जो जजमेंट आया है इसने सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट को रिवर्स किया है। पहले क्या था जजमेंट? पहले यह था कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड अ सीरीज ऑफ इट्स own judgments which had concluded that mere membership unlike active membership is not unlawful association। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले एक जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक जजमेंट दिया था कि कोई एक एक्टिव मेंबर हो, कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एक्टिव मेंबर हो, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है सिर्फ एक कोई भी मेयर मेंबर से। यानी कि एक एक्टिव मेंबर को, ठीक है, एक एक्टिव मेंबर को उस मेंबर से कंपेयर नहीं किया जाएगा जिसका नाम से जुड़ा है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, उसमें कोई उसका प्रेजेंस नहीं है, शायद उसको पता भी नहीं है कि वो किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजीज है, इतनी सारे लिंक्स आते हैं, आपने देखा होगा कितने सारे लिंक्स आपके आते रहते हैं, चाहे मेल हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक हो जाए, गलती से क्लिक हो जाता है और आदमी को पता भी नहीं रहता है कि किसी का नाम उसमें चला गया है। तो इसी वजह से पहले जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि एक्टिव मेंबर्स को एक मेयर मेंबर से कंपेयर में हम नहीं कर सकते हैं। कोई मेंबर किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो एक्टिव है, अगर वो एक्टिवली कुछ ऐसा
काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि बैंड है अंडर यूएपीए, उसको हम कंपेयर नहीं करेंगे जो कि सिर्फ आपका मेयर मेंबर है। पहले ये था, पर अभी आपका जजमेंट आया है कि चाहे एक्टिव मेंबर हो, अगर चाहे मेयर मेंबर हो, यानी कि कोई एक्टिव हो चाहे नहीं हो, जजमेंट ये आया है कि बस अगर ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन का एज अ मेंबर नेम है या इंक्लूडेड है तो उनको भी क्रिमिनली लायबल समझा जाएगा। और इसमें ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आज की डेट में सभी को, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बैन करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को, यूएपीए की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों इसमें जो है वो बैंड हो सकते हैं यूजिंग आपका यूएपीए एक्ट। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन था, पर 2019 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें इंडिविजुअल को भी ऐड कर दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करती है, ठीक है, अंडर यूएपीए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत की सोवरेनिटी और भारत की इंटीग्रिटी को हार्म कर सकता है, उसको बैन कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऑफिशियली ये बताती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये बैंड है, तो ऑब्वियसली बात है सबको पता रहता है, मोस्टली लोगों को पता रहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बैंड है। इस वजह से कोई जानबूझ के जिसको पता नहीं है वो नहीं बन सकता है। तो इस बेसिस पे ये जजमेंट आया है कि चाहे वो कोई भी मेंबर हो, अगर वो मेंबर अटैच्ड हैं, चाहे वो एक्टिव हो चाहे ना हो, अगर वो उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो उनको भी एज अ क्रिमिनली लायबल समझा जाएगा। किस एक्ट के तहत? आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, आप मेंस में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि यही सारी चीजें हैं ना आपका GS3 के जो पेपर होता है उसमें करंट न्यूज आपको पता होनी चाहिए। उसमें कुछ चीजें स्टैटिक भी रहती है, पर जो स्टैटिक में जो चीजें चलती चली जा रही है, जैसे यूएपीए अभी का एक्ट नहीं, बहुत पुराना एक्ट है, पर इसमें चेंजेस होते चले जाते हैं, इस तरह के जजमेंट्स आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। पहले क्या था और अब क्या है और किस ग्राउंड पे बोला है कि मेयर मेंबर को भी हम क्रिमिनल लायबल समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बैन करती है। इस वजह से सबको पता रहता है, आज की डेट में सोशल मीडिया में सबको पता रहता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा रहा है। तो इस ग्राउंड पर एक्टिव मेंबर और मेयर मेंबर में कोई भी अब डिफरेंस नहीं है। कोई भी अगर व्यक्ति एज अ मेंबर है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे ना हो, किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से अगर उनका ताल्लुक है तो वो क्रिमिनली लायबल रहेंगे अंडर आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये आपका था, ये आपका एक्ट, ये आपका जजमेंट आया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 19 में एसोसिएशंस फॉर्म करना, यूनियन फॉर्म करना तो हमारा फंडामेंटल राइट है। एसोसिएशंस फॉर्म करना, ठीक है, यूनियंस फॉर्म करना हमारा फंडामेंटल राइट है। पर ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन अगर भारत की सोवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी को अगर हार्म कर रही है तो उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका यूएपीए के अंडर बैन कर सकते हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, एसोसिएशन बनाना, ट्रेड्स बनाना, यूनियंस बनाना, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगाए जा सकते हैं। अगर लग रहा है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे, भारत की जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको हार्म कर रहा है तो उसको बैन किया जा सकता है अंडर आपका यूएपीए। तो ये था जजमेंट, ठीक है। और फंडामेंटल राइट का क्या था वो भी आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये क्या है, ये कब पास हुआ था और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किसके पास क्या पावर है। क्योंकि इस तरह के स्टेट अवे क्वेश्चंस भी आपके या तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और आपका कभी कभी मेंस में भी आ जा सकता है कि यूएपीए के बारे में बताइए और अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा स्टैटिक का बैकग्राउंड भी देना रहेगा और जो चीजें करंट में चल रही वो तो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है। तो अगर हम यूएपीए की बात करें तो ये आपका 1967 में पास हुआ था, ठीक है। अगर हम यूएपीए की बात करें तो ये पास कब हुआ था? ये आपका पास हुआ था 1967 में, ठीक है। 1967 की अगर बात करें, 60s की बात करें तो आपका नक्सल मूवमेंट, ठीक है, नक्सल मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे इंडिया में राइज हो रहा था। तो इस वजह से उस समय समझा गया 1966 1965 के अराउंड ये समझा गया कि कोई एक ऐसा लॉ होना चाहिए, कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसके तहत अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भारत की सोवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी को अगर हार्म कर रहा है तो उनको यूएपीए के अंडर हम सजा दे सकते हैं। तो 1967 में पास क्यों था? बैकग्राउंड ये है कि उस वक्त नक्सल मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे इंडिया में राइज हो रहा था। तो उस वजह से उसको काउंटर करने के लिए आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था और दैट वाज पास्ड इन 1967, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि बैकग्राउंड अगर आपको पता रहेगा ना तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इट एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, नाम में अनलॉफुल है, यानी कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर भारत में हो रही है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? उसको रोकने का काम करेगा यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है।
तो अगर आगे बढ़े तो अनलॉफुल एक्टिविटी रिफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंड टू डिस्टर्ब द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता और भारत की सोवरेनिटी को अगर हार्म कर रहा है, ठीक है, भारत की सोवरेनिटी को अगर हार्म कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, चाहे वो एसोसिएशन हो, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, उनको उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा यूएपीए का यूज करके, क्योंकि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएपीए की बात करें तो इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों ही इस एक्ट में चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इस एक्ट में चार्ज हो सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर भारत के खिलाफ कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को हार्म पहुंचा सकता है, तो वो भी आपका क्रिमिनली लायबल होता है यूएपीए पे। तो इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल्स दोनों को ही चार्ज किया जा सकता है, दोनों को ही इसमें प्रिवेंट किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका प्रीलिम्स में एज अ स्टेटमेंट भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। अंडर यूएपीए बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज, इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत में रह के अगर वो भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, वही सेम सजा उस व्यक्ति को भी मिलेगी जो भारत के बाहर रह के भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडियन नेशनल, फॉरेन नेशनल दोनों ही इसमें जो है आपका जो है वो चार्ज के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। और इसमें हम बात करें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें कौन है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये आपकी सोल मोल अथॉरिटी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो आपके यूएपीए के चार्जेस जो है वो इसमें टैकल करती है। तो अगर हम यूएपीए की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मैक्सिमम 180 डेज में, ठीक है, 180 दिन में चार्जशीट को फाइल करनी रहती है जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। और ये जो ड्यूरेशन है ये एक्सटेंड भी हो सकती है अगर कोर्ट से फर्दर ऑर्डर मिल रहा है। तो इस वजह से ये जो आपका जो टाइमलाइन दिया गया है 180 डेज, ठीक है, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है यूएपीए के अंदर तो 180 दिन तक, ठीक है, 180 दिन तक चार्जशीट भी फाइल नहीं की जा सकती। मैक्सिमम 180 डेज है, उसके बाद चार्जशीट फाइल की जा सकती है। ऐसा नहीं कि हर सबको 180 डेज में रखा जाता है, पर मैक्सिमम लिमिट 180 डेज है। इसी वजह से जो यूएपीए के क्रिटिक्स हैं उसे इस एक्ट को कभी कभी ड्रैकोनियन एक्ट को भी रिफर करते हैं कि ये जो एक्ट है ये काफी ज्यादा हार्श है, काफी ज्यादा ड्रैकोनियन है। पर आप अपने आंसर राइटिंग में कभी भी ऐसे टर्म्स मत यूज करिएगा, हार्श हो गया, ड्रैकोनियन हो गया, क्योंकि भाई ये लॉ है, ठीक है। ये आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं क्योंकि उनको कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी नहीं देना। पर आप इस तरह के नेगेटिव टर्म्स, बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन है, ऐसे वर्ड्स को अवॉइड किया करिए। चाहे आप इस एक्ट के फेवर में हैं, आपको ये एक्ट पसंद है चाहे नहीं पसंद है, पर तब भी ये एक्ट है, तो इस वजह से आप इतने भारी नेगेटिव टर्म्स मत यूज करिए। कोशिश क्या करें कि जितना आप न्यूट्रली, आप जितना ज्यादा क्रिटिक या जो भी बता सकते हैं, जितना आप न्यूट्रल होकर एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो 180 डेज का विंडो है, इसी वजह से कुछ जो इस एक्ट के क्रिटिक हैं, ठीक है, इस एक्ट के जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये जो एक्ट है काफी ज्यादा हार्श है और काफी ज्यादा ड्रैकोनियन है, और इस वजह से कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। आपने देखा होगा किस तरह के कई सारे आर्टिकल्स आते हैं कि क्या यूएपीए को बंद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इस तरह के आपके जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, अगर आप न्यूज़पेपर, उम्मीद करता हूं आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें सारी न्यूज़ें, इस तरह की न्यूज़ आती रहती है यूएपीए से रिलेटेड। तो अगर हम यूएपीए की बात करें, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आपका 2019 में अमेंड हुआ था, ठीक है, 2019 में अमेंड हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। यानी कि इससे पहले क्या था, यूएपीए की बात करें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जा सकता था। पर 2019 में एक बिल आया, अमेंड किया गया, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को अमेंड किया गया, और उसमें फिर इंडिविजुअल्स को भी रखा गया कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो डिसरप्ट कर सकता है या जो भारत की इंटीग्रिटी और भारत की सोवरेनिटी को अगर हार्म पहुंचा सकता है, तो उसको एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये 2019 में आया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो नोडल एजेंसी आपका यूएपीए में, वो आपकी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, आपको बताना है
आपको बताना है कि किस इवेंट के बाद, ठीक है, किस एक मेजर इवेंट के बाद एनआईए को यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फॉर्म किया गया था, ठीक है, कौन सा वो एक मेजर इवेंट था और किस साल में एनआईए आपका यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर्म हुआ था। ये दोनों चीज आपको बतानी कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आप अगर होमवर्क आंसर या जो भी मैं टास्क दे रहा हूं उसका जब आंसर आप कमेंट में रखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं और इस वजह से आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो ये टास्क को जरूर से पिन डाउन करना। तो एनआईए की बात करें यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी नोडल एजेंसी है और इनको ग्रांट है कि ये प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं, ठीक है, सीजर हो या अटैच हो, किसी भी जो भी आपकी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो सीजर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गए, एसेट्स हो गए, उनको भी अटैच कर सकते हैं और उनको भी आपका सीज यानी कि सीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। The Act empowers the officers of the NIA of the rank of inspector or above to investigate cases of terrorism in addition to those conducted by the DSP or ASP or above rank officers in the state। ये इंफॉर्मेशन है कि कोई भी जो एक्ट है एनआईए एक्ट एम्पावर करता है उनको कि जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जिनकी रैंक इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर है, वो आपका जो टेररिज्म के केसेस हैं उनको जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा यूएपीए के बारे में बताया, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और क्या आपका जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो भी बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके मेंस प्रीलिम्स दोनों में इंपॉर्टेंट है और यही हमारी सीरीज चल रही है कि हम एक सेपरेट टॉपिक को एक वीडियो में समझाएं और कोशिश करें कि वो टॉपिक पूरी होलिस्टिकली कवर हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया और मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट वो भी बता दिया। सेशन एंड करने से पहले एक वही इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप एनरोल कर सकते हो स्टडी आईक्यू में, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो या दोनों का कॉम्बो हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ RS लाइव लगाना है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो, बस मेरा कोड लगा दो RS लाइव, वो जो आपको कोर्स वो है वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। कोड मत भूलना, कोड इज RS लाइव। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद करता हूं हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट में कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। कोशिश मैं करता हूं कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा दूं क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता है ना कि कुछ न्यूज़ मिस हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ढूंढने में समय लगता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं हर जगह से पढ़ के कंसोलिडेट करके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, स्टैटिक की हो चाहे करंट की हो, सब कुछ आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कमेंट जरूर करिएगा जो भी डाउट रहे। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।